नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हेलो बच्चों, आज हम बीए थर्ड ईयर की क्लास का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। बीए थर्ड ईयर की क्लास, बीए थर्ड ईयर की क्लास, और इसमें जो अपना टॉपिक है मुगल काल में जो इतिहास के लेखन किया गया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले मुगल काल के फारसी इतिहास लेखन। मुगल काल में फारसी इतिहास लेखन। क्लियर? यानी मुगल काल में जो फारसी के जो ग्रंथ लिखे गए थे उनका अध्ययन करेंगे। इससे पिछली जो क्लास है उसमें भी इन बातों का हमने जिक्र किया था। ये उसकी सेकंड क्लास है, पार्ट द्वितीय। क्लियर बच्चों? और इसमें हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं उनको हम आगे जारी रखेंगे, जिसमें हम ने ग्रंथ उस जो पिछली वाली क्लास में हमने लिया था उसको और कंटिन्यू करेंगे, जिसमें तोहफा है अकबर शाही। तोहफा है अकबर शाही, अकबर शाही। लेखक अब्बास का सरवनी, अब्बास खां सरवनी। क्लियर बच्चों? अब्बास का सरवनी। अकबर के आदेश पर अब्बास का सरवनी ने शेर शाह सूरी के शासनकाल की जानकारी के लिए यह स्रोत लिखा, ताकि शेर शाह सूरी के कारनामों और उसके को उजागर करने की कोशिश इस ग्रंथ में की गई थी। अब्बास का सरवनी अपनी किताब सुल्तान बहलोल लोदी के जिक्र से शुरू करता है। शुरू का भाग इतना प्रभावशाली नहीं है। 1538 के बाद का हिस्सा चौसा की लड़ाई के मुकाबले में बीलग्राम की लड़ाई का जिक्र काफी विस्तार से किया गया है। मुगलों के भागने, शेरशाह द्वारा उसका पीछा करना, विवरण संक्षेप में दिया है, लेकिन सिंध पार के इलाकों में शेरशाह की शासन प्रणाली का जिक्र विस्तार से किया गया है। शेर खां का महिमा मंडित पाखंड की जीत, कालिंजर का घेराव और उसकी मौत के बारे में अब्बास खां की सूचना दी गई है। सूचना काफी दिलचस्प है। आखिर में शेरशाह के शासनकाल और उसमें लाए गए सुधारों की चर्चा की गई है, जो काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ हमारे लेखक वाक़यात मुश्ताकी ने इसका पूरा लाभ उठाया है, जिसमें इस स्रोत में जाहिर होता है। तारीख ए शाही, अगली जो किताब है तारीख ए शाही। अगली पुस्तक है तारीख ए शाही, अहमद यादगार। इनके जो लेखक हैं अहमद यादगार। अहमद यादगार ने किताब के प्रारंभ में अपने को सूर पातशाहों का पुराना मुलाजिम बताया। यह लिखा है कि बंगाल के दाऊद शाह ने उसे अफगान सुल्तानों का इतिहास लिखने का हुक्म दिया। यानी बंगाल का जो शासक था दाऊद शाह, उसने इन अफगान सुल्तानों का इतिहास लिखने का हुक्म दिया था। यह किताब बहलोल लोदी के काल से शुरू होती है और हेमू के कत्ल पर खत्म होती है। यानी हेमू जो अकबर के समय में शासक था, हिंदुस्तान मतलब दिल्ली का बन गया था, और उसकी और अकबर की लड़ाई के बारे में वर्णन किया है वहां तक। यह किताब वह लिखता है कि उसका बाप मुगल शहजादों अमीर अस्करी का वजीर था, यानी जो बाबर के पुत्र थे, हुमायूं कामरान अस्करी हिंदार, और यह अस्करी का वजीर था। इसमें यादगार ने तारीख निज़ामी, मादुनल अखबार ए अहमदी को खूब फायदा उठाया, इसलिए जगह जगह पर इनके हवाले मिलते हैं। 1614 के लगभग जहांगीर का काल में यह किताब पूरी हुई। इस किताब में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूर, फिरोज शाह सिर्फ 2 महीने का, आदिल शाह, इब्राहिम सूर, सिकंदर शाह के अलावा
बाबर, हुमायूं, अकबर के काल का भी विवरण मिलता है। यानी इतने बादशाहों के बारे में इसने विस्तृत रूप से चर्चा परिचर्चा की है। लेकिन लेखक का खास मकसद अफगानों का इतिहास लिखना था। दूसरे अफगान इतिहासकारों की तरह अहमद यादगार ने भी किस्से कहानियाँ काफ़ी दिलचस्प दिखाई है। तारीखों के मामले में काफ़ी लापरवाही बरती गई है, यहाँ तक कि हुमायूं की मौत के बारे में भी गलत जानकारी दी है। यानी हुमायूं की मौत के बारे में भी इसने गलत जानकारी लिख दी है। जैसा कि मिसेस बेवरीज ने कहा है, तारीख शाही के सबसे महत्वपूर्ण भाग बाबर के आखिरकार के 2 सालों का विवरण है। यह किस्सा बाबरनामा में पाए जाने वाले अंतरालों को पूरा करता है। यानी बाबरनामा के जो ग्रंथ का जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया, उनके जो बीच बीच में कुछ रह गया था, उसको पूरा करने के लिए इस ग्रंथ का सहारा लिया जाता है अहमद यादगार को, जिसने तारीख शाही का ग्रंथ की रचना की। और जो तुजुक बाबरी में बाबर ने कुछ समय छोड़ दिया था, गैप छोड़ दिया था, उससे इसकी जो छोड़े हुए समय की जानकारी इस ग्रंथ से मिलती है। इसी से मुनदाहिरों के खिलाफ बाबर के अभियान का जिक्र मिलता है। अगर अहमद यादगार की तारीख न होती तो हम यह नहीं जान सकते थे कि अपनी तख्तशीनी के 3रे साल बाबर लाहौर गया था। इसके अलावा कुछ भी बहुत सी जानकारी हमें अहमद यादगार से मिलती है। जहाँ तक अफगान शासकों का संबंध है, हमारे लेखक ने कुछ नई बातें बताई है। इन्हीं तमाम कारणों से अहमद यादगार की तारीख अफगान और मुगल दोनों कालों के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें बाबर और अफगानों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा परिचर्चा की गई है। अगला है तज़किरा ए हुमायूं व अकबर। तज़किरा हुमायूं और अकबर। क्लियर बच्चों? बायजीद बयात से बकावल बेगी रसोई प्रबंधक के पद का काम कर रहा था। बायजीद बयात। बकावल बेगी शाही रसोई का प्रबंधक के पद से काम कर रहा था। वह लिखता है कि अकबर ने सारे बुद्धिमानों और सूझबूझ रखने वाले दरबारियों को हुक्म दिया कि वह इतिहास लिखे और हुमायूं से संबंधित जो कुछ भी किसी को याद है उसके कलमबंद किया जाए। बायजीद ने इस किताब की रचना इसी हुक्म के अनुसार की, क्योंकि वह फाजिल की वजह से खुद लिखने के काबिल नहीं था। यानी उसने यह ग्रंथ लिखवाया, फाजिल से काबिल नहीं था, इसलिए अबुल फजल ने उसके लिए एक लिखने वाले को नियुक्त कर दिया। यानी अबुल फजल ने उसको इतिहास जो उसने याद था वो लिखने के लिए एक लेखक की कलम नवीस की नियुक्ति कर दी। यह किताब अबुल फजल ने इस्तेमाल के लिए रखी गई थी। बायजीद खानदान से तुर्क था। हुमायूं से उसकी पहली मुलाकात ईरान में 1544 में हुई। इसी साल दिसंबर में हुमायूं मशहद पहुंचा, जहां बायजीद उसके नौकरी में शामिल हो गया। 1545 में उसे बैरम खां के साथ अपना दूत बनाकर मिर्जा कामरान के पास काबुल भेजा गया था। उसने हुमायूं से बड़े बड़े उमरा के साथ काम किया। कुछ दिनों वह हुसैन कुली सुल्तान का मोहरदार के साथ रहा। 1550 में किपचाक की लड़ाई में उसे मारे जाने के बाद बायजीद ख्वाजा जलालुद्दीन मोहम्मद की नौकरी में शामिल हो गया। बाद में वह मुनीम खां की मुलाजमत में दाखिल हुआ। जहां हुमायूं हिंदुस्तान के लिए चला तो मुनीम खां को काबुल का गवर्नर नियुक्त किया। बायजीद भी इसके साथ ही काबुल आ गया। 1660 में मुनीम खां के दूसरे बड़े उमरा के साथ अकबर के बुलावे पर काबुल के सरिंद पहुंचा। उसे वकील का पद और बैरम खां की तरह खाने खाना की पदवी दी गई। उस समय बायजीद उसके साथ था। खाने खाना ने उसे अपना दूत बनाकर बैरम खां के पास भेजा और उसने जिम्मेदारी के साथ यह काम किया। 1563 में जब अकबर ने अपनी सौतेली माँ महाचूचक मिर्ज़ा हाकिम की माँ को फैलाई हुई बदनामी खत्म करने के लिए मुनीम खां को काबुल भेजा, तब भी बायजीद उसके साथ था। जलाल खां जलालाबाद मुकाम पर पराजित होकर मुनीम खां को वापस आगरा लौटना पड़ा। दृश्य की हमारे लेखक ने आपको देखा लिखा है। अकबर ने खाने खाना को दिलासा देकर फिर वापस भेजा। बायजीद को उसकी जागीर फिर फिरोजा में दाखिल करने के लिए छोड़ दिया। इसी ज़माने में हुमायूं के एक मुँह लगे अमीर अबुल माली ने चढ़ाई की, लेकिन बायजीद ने उसके गंदे इरादों पर पानी फेर दिया। 1597 में
उज्बेक विद्रोह के दमन के बाद जैनपुर दूसरे इलाके मुनीम खां को सौंप दिए गए। उसने हिसार फिरोजा से बायजीद को बुलाकर बनारस का हकीम नियुक्त कर दिया। गाजीपुर और गोरखपुर में भी उसने मुनीम खां के साथ था। खान ए खाना की मौत के बाद अकबर ने उसे फतेहपुर बुलाया और राणा प्रताप के खिलाफ रवाना किया। बाद में परगना दीपालपुर उज्जैन की लगान प्रबंध के लिए उसका लगान प्रबंध का भार उसके कंधों पर डाल दिया। उसे शाही खजाने का दरोगा नियुक्त किया गया। 1584 में बायजीद मक्का से वापस फतेहपुर पहुंचा। वह अकबर के साथ काबुल अभियान पर गया। हालांकि उसका मनसब 200 से आगे नहीं बढ़ा, फिर भी उसे महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का अवसर मिला। इस रचना का प्रारंभ हुमायूं की ईरान की रवानगी होता है। साथ ही उसने उमरा की जो सूची दी है, जो हम सफ़र थे, हुमायूं को काबुल पर कब्जा करने का हाल महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बहुत दिलचस्प है, क्योंकि उसे हुमायूं की व्यक्तिगत पर रोशनी पड़ती है। उसके चरित्र के कई पहलू उभरकर सामने आते हैं, जैसे कि उसकी उदारता, वह ज्योतिष संबंधी रुचि, चित्रकारी में रुचि, उसकी कलाकार और विद्वानों की सरपरस्ती आदि। अकबर के बारे में बायजीद ने बहुत जानकारी दी है। उसने अपने तजुर्बे और बड़े बड़े कारनामों का जिक्र ही नहीं किया, बल्कि उसकी जांच से परखा भी। काबुल के गवर्नर और वकील की हैसियत से मुनीम खां के हालात, कुछ जरूरी राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाओं पर रोशनी पड़ती है। लगान व्यवस्था, जागीर प्रशासन, घोड़े दागने की रस्म का विस्तार से इसने वर्णन किया है। अकबर ने घोड़े दागने की प्रथा को वापस शुरू किया था। इस ग्रंथ से उसकी भी जानकारी मिलती है। बायजीद की पूरी रचना चूंकि उसकी याददाश्त पर आधारित है, इसलिए घटनाओं का क्रम ठीक नहीं है। कुछ बातों को दोहराया भी गया है। एक कट्टर मुसलमान होने के कारण उसका बयान में तासुब की झलक भी मिलती है। वह हेमू को हरामजादा काफिर कहता है, लेकिन उसकी कट्टरता ने उसको अकबर और अबुल फजल से अहलादा नहीं किया। उसे दोनों की हिमायती और सरपरस्ती हासिल हुई। बायजीद का तज़किरा अब अकबर के काल का अमूल्य स्रोत है, यानी बायजीद का जो तज़किरा है वो अकबर के काल का, हुमायूं के काल का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला है नफाइस उल मासीर। नफाइस उल मासीर, नफाइस उल मासीर शायद अकबर के काल की पर यह सबसे पहली ऐतिहासिक किताब है। यही मीर अलाउद्दौला किजवानी ने, जो एक राजकवि था, ने की है, यानी कजवीनी ने इसकी रचना की है। इस किताब की रचना अकबर की कविता में रुचि देखकर की गई थी। यह किताब कवियों की जीवन पद्धति पर आधारित है। इसके 28 अध्याय में बांटा गया है। अलग अलग अध्यायों में अलग अलग कवियों का तकल्लुस के पहले शब्दों के अनुसार जिक्र किया गया है। इस रचना से तक के हालात मौजूद हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर के समय उमरा और बाबर और उसके दूसरे तैमूरी शहजादों की औलादों का जिक्र अलग अलग अध्यायों में किया गया है, जिसमें कवियों का वर्णन है। बाबर और हुमायूं के लिए किजवानी ने तुजुक बाबरी, तारीख रशीदी पर पूरा भरोसा किया है और उनमें खूब फायदा उठाया है। शायद अकबर के काल में इब्तिदाई हालात की जानकारी और उसे अपने भाई मीर अब्दुल लतीफ से मिली थी, क्योंकि वह अकबर से पहले ही साल में ईरान में आकर उसकी मुलाकात में दाखिल हो गया था और उसकी मुलाजिमत में दाखिल हो गया था। इस ग्रंथ में अकबर को शरीयत का शिक्षक, उल्लेमाओं का सरपरस्त बताने की कोशिश की गई है। उसकी विजय को इस्लाम के फैलावे जलवे से जोड़ा गया है। लेखक राजा भारमल को मितउद्दौला इस्माइल, मतलब इस्लाम का वफादार, की पदवी देता है। इसका मत यह है कि गुजरात की फतेह के पीछे राजनीतिक कारण नहीं था, बल्कि अकबर का मतलब वहाँ के अफगान महाजिदियों को जड़ से खत्म करना था। आगरा और फतेहपुर सीकरी की बहुत सी इमारतों का हाल इस किताब में महत्व और बढ़ा देता है। इसमें अकबर की दरबारी गवैये शायरों का हवाला भी मिलता है। उमरा और शोर की जिंदगी सामाजिक मजहबी इल्मी माहौल में प्रकट करती है, यानी यह एक अकबर के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी देने वाला ग्रंथ है। अगला है नफाइस उल मासीर। नफाइस उल मासीर, उसके आगे है तारीख अकबरी। तारीख अकबरी अगली ग्रंथ है तारीख अकबरी। यह ग्रंथ अकबर के दौर से संबंधित है। एक किताब, इसका लेखक आरिफ कंधारी। इसका लेखक आरिफ कंधारी।
कंधारी था। क्लियर। 1545 के बाद बैरम खां की मुलाजमात में दाखिल हुआ और आखिरी समय तक उसके साथ रहा। 1574 में वह मक्का मदीना से लौटा और मुजफ्फर खां बैरम खां का दीवाने बुयूतात का मुलाजिम हो गया। नवंबर 1577 में 1577 में दिल्ली आकर वह शाही कैंप में शामिल हुआ और मखदूम लमूलक अब्दुल्ला सुल्तानपुरी के तहत दीवाने सलादत बना और पंजाब भेज दिया गया। लगता है कि मुल्ला के साथ निभाव न कर सका और उसने इस्तीफा दे दिया। तारीख अकबरी जो उसने पहले शुरू कर दी थी अगस्त 1585 में खत्म होती है। कंधारी ने अकबर के सुधारों की चर्चा की है और सराहना की है। जमींदारों के प्रति लेखक ने अकबर को बड़ा कारनामा बताया है। वह लिखता है कि हिंदुस्तान लगभग 200-300 जमींदार हैं जिसकी शक्ति के बल पर काबू लाना असंभव है। शाहजहां ने अपनी किला अक्लमंदी से उनके साथ मिलाकर अमन और सुकून का रास्ता हमवार कर दिया है। अकबर ने सुधारों और उसके काल में की इल्मी और समाजी गतिविधियों को खोलकर पेश किया है। बैरम खां का मुलाजिम होने की वजह से कांधारी ने उसकी तरफदारी बताते हुए पीर मोहम्मद खां पर मक्कारी और गद्दारी का आरोप लगाया है। अकबर के कोकरी के ज़रबे की सराहना की है। उसने लिखा है कि इसका मकसद खेती को बढ़ावा देना है, ईमानदारों के कपट को रोकना, उनकी और किसानों की ज़मीनों को शाही निशानदेही करना था, दाग प्रथा को लागू करना, जागीरों को जब्त करने और मनसबदारों को नकदी तनख्वाह बंटवाने में जो तनाव उत्पन्न हुआ उसका पूरा ब्यौरा दिया है। हमारे लेखक ने पेश किया, यानी इसने जो मुगल काल में जो अकबर के समय में एतमादारों पर उनको निशान लगाना, घोड़ों को निशान लगाना, जागीरों की जब्ती करना, मनसबदारों को नगद तनख्वाह देना अकबर ने जो शुरू की है उससे तनाव जो उत्पन्न हो गया है आदि बातों का वर्णन इसने विशेष रूप से किया है। अगला है तारीख अल्फी। तारीख अल्फी अल्फी इस्लाम के 1000 साल पूरे होने के सिलसिले में अकबर ने इस इतिहास के लेखन का आदेश दिया। इस तरह मौके पर ऐतिहासिक घटनाओं करार देकर उसके धार्मिक और रूहानी महत्व को खत्म कर दिया। यह मुस्लिम शासकों का एक साधारण इतिहास है जो शुरू होता है। जैसा कि बदायूनी ने लिखा है, 7 विद्वानों का एक बोर्ड बनाया गया, 1 साल का इतिहास एक लेखक को सौंपा गया। इस दल में हर नजरिए और विचार के लोग मौजूद थे। अकबर ने बयान की वास्तविकता और पूर्णता पर जोर देने का हुक्म दिया। बेकार के विस्तार और बेमानी बातों को बचने की हिदायत दी, क्योंकि यह बोर्ड अकबर की मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर सका। इसलिए यह जिम्मेदारी मुल्ला अहमद गढ़वी पर डाल दी गई। तक के हालात लिखे। 1588 में उसने कत्ल के बाद जिम्मेदारी आसफ का जफर बेग को सौंपी गई। यानी इस किताब को लिखने वाले जो थे वो अकबर ने एक बोर्ड नियुक्त किया था, उस बोर्ड के माध्यम से इसको लिखा गया। तो इसका एक लेखक नहीं है। जब वह बोर्ड अपना काम नहीं कर पाया तो अलग अलग समय में अलग अलग लोगों को इन किताब का लेखन का काम सौंप दिया गया। नाम गजान खान से शुरू होकर तक आता है। ये बदायूनी को उसे दोहराने, तारीखों की गलतियों को दूर करने का हुक्म दिया। सलातीन दहली से हालात मिनाहुद्दीन सिराज की तबाकत नासरी और जियाउद्दीन बर्नी की तबाकत फिरोज शाही पर आधारित है। तैमूर के पहले हमले का हाल तुजू के बाबरी में हासिल की गई, हुमायूं की शेरशाह का हाल विस्तार से दिया गया है। अकबर को खुदा का खास चुनिंदा बंदा बताने की कोशिश की गई है, ऐसा कामिल इंसान जो दुनिया को मफरूफियत और सल्तनत के कामकाज को साथ साथ रूहानी मशक्क़तों को भी नज़रअंदाज नहीं करता। अकबर के व्यक्तित्व को बादशाह इस्लाम के रूप में उभारा गया है। यानी अकबर ने इस ग्रंथ की रचना करवाने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की। बोर्ड ने को ये काम सौंपा कि आप ये करो, किंतु उस बोर्ड में जो सदस्य थे वो सब अलग अलग मतों के थे, अतः ये काम नहीं कर पाए। तो समय समय पर इसके जो लेखक हैं वो अलग अलग रहे, जिनमें मुल्ला अहमद गढ़वी और उसके बाद आसफ खां, जफ़र बेग, गाजर खां आदि ने इन पुस्तकों की विस्तृत वर्णन किया है। अगला है अकबरनामा। अब इनको थोड़ा मिटा देते हैं। पहला जो ग्रंथ है अकबरनामा। अबुल फजल क्लियर। ये अकबर के शासनकाल में इसने इस पुस्तक की रचना की।
अकबरनामा और आईने अकबरी, जिसका वर्णन हम कर रहे हैं और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अकबरनामा अबुल फजल के पुरखे 15वीं शताब्दी के आसपास नागौर में बस गए। नागौर राजस्थान में एक जिला है, अजमेर के निकट ही है, वहाँ पर बस गए। यहाँ पर 1506 में अबुल फजल के पिता शेख मुबारक का जन्म हुआ, यानी नागौर में अबुल फजल के पिता शेख मुबारक का जन्म हुआ। शेख मुबारक को अपने ज़माने में बड़े बड़े विद्वानों के साथ बैठने का मौका मिला, जैसे शेख उमर, शेख यूसुफ, मिर्फी उद्दीन सफ़वी। अबुल फजल का जन्म 1551 में हुआ, 1551 में हुआ। उसने अपने पिता शेख मुबारक से विद्या प्राप्त की, यानी उनके पिता विद्वान थे और विद्वानों का संसर्ग करते थे, तो उसने भी जो प्रारंभिक शिक्षा है, शिक्षा दीक्षा अपने पिता से ली। शुरू से ही ज़हीन और मेहनती होने के कारण 15 वर्ष की आयु में उन्होंने परंपरागत शिक्षा प्राप्त कर ली। अरबी के ठोस ज्ञान के कारण उसने धर्म और दर्शन शास्त्र में महारत हासिल कर ली। शुरू से ही उन्होंने लगभग सभी धर्मों का परस्पर तुलनात्मक विशेषज्ञ बन गए। 15 से 25 वर्ष की आयु तक उसने धार्मिक वार्ताओं में निरंतर भाग लिया, जिससे उसकी सहनशीलता और उदारता पैदा हो गई। अबुल फजल की खानदानी हालत ने भी उसकी विचारधाराओं को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। उसने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद शेख मुबारक नागौर से अहमदाबाद जा बसा। वहाँ से महदवी आंदोलन का बड़ा जोर दिया। शेख मुबारक ने उसके प्रभाव से न बच सका, अतः आंदोलन के समकालीन मुस्लिम समाज की बुराइयों का विरोध चलाया गया था। जैनपुर से सैयद मोहम्मद राजनीति से अलग रहकर इस आंदोलन के प्रचार किया, लेकिन इस आंदोलन को राजनीतिक शक्तियों ने कुचलने की पूरी कोशिश की, क्योंकि महदी का नज़रिया धर्म राजनीतिक दोनों से जुड़ा हुआ था। हदीस के अनुसार महदी धर्म और राजनीतिक दोनों को सुधारेगा। इससे शासकों को उसकी तरफ से खतरापन हो गया था। जब किसी ने महदी होने का दावा किया, राजनीतिक शक्तियों ने उसका दमन कर दिया। अकबर के काल में, विशेषकर 1560 के बाद, जब बैरम खां के पतन के बाद शेख अब्दुल नबी अब्दुल सुल्तानपुरी जैसे कट्टर व्यक्तियों का सिर उठाने का मौका मिल गया, महदवियों के पर अत्याचार बढ़ गए। शेख मुबारक के इस गिरोह के साथ हमदर्दी ने भी उसे परेशान में फंसा दिया। उसने ज़मीन जब्त कर ली, गिरफ्तार करने के आदेश दिए। मखदूम उल मुल्क उसका तख्ता सख्त दुश्मन हो गया और उसने तब शेख मुबारक की अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कट्टर उलेमाओं के इस व्यवहार को अबुल फजल के दिमाग में गहरा प्रभाव पड़ा। 1574 में अबुल फजल अकबर के मुलाजत में दाखिल हो गया, यानी अकबर की सेवा में चला गया। 1574 में दाखिल हुआ। अपनी सूझबूझ और विचार उदारता के कारण वह जल्द ही बादशाह के निकट आ गया। 1589 से 1590 में उसका अकबर के काल का इतिहास लेखन का आदेश मिला, यानी 1 वर्ष के इतिहास को लेखन का उसको काम मिला। अबुल फजल ने इतिहास के संबंधित अरबी फारसी की सारी महत्वपूर्ण किताबों का अध्ययन किया। सारे सरकारी रिकॉर्ड का इस्तेमाल में से था। तारीख अल्फी के लिए जमा की गई सामग्री भी मौजूद थी। अबुल फजल ने शाही फरमानों और दूसरे दस्तावेजों का उपयोग किया। सरकार के उच्च अधिकारियों और बड़े बड़े लोगों के आदेश दिया कि अबुल फजल ने खुद ही दरबारियों से काफ़ी पूछताछ की। जो कुछ उसके नौकरी में आने के बाद हुआ, उसकी पूरी जानकारी अबुल फजल को प्राप्त थी। बहुत से खास मामलों में उसने अकबर को सुझाव दिया कि तरह तरह की नीतियाँ के भीतर जानकारी भी उसे हासिल होनी चाहिए। जिन बातों से मतभेद पाया जाता है, उनकी सही जानकारी हासिल करने के लिए अबुल फजल ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की। जिस मत का समर्थन ज़्यादा लोगों ने किया, उसे सही मानकर दोनों तरफ मतों की संख्या 1 थी, तो निर्णय अकबर को लेना होता था। इस तरह गलतियों की जिम्मेदारी अबुल फजल में कम थी, यानी कोई अगर घटना है, अबुल फजल को उसकी जानकारी नहीं है, तो उसके पक्ष और विपक्ष की दोनों की बातों की सुनता और जिस मत का समर्थन करते उसको लिख देता। कितनी बार क्या होता था कि दोनों मत बराबर हो जाते, तो अकबर पर उस बात को छोड़ देते हैं कि आप बताओ कौन सी घटना सही है, तो अकबर उसके बारे में जानकारी दे देता, जिससे क्या है कि इनके ग्रंथ में जो त्रुटियां हैं वो बहुत ही कम हुई। अबुल फजल का मकसद अकबर के जीवन के रूहानी पहलू को उजागर करना था, यानी अबुल फजल का जो महत्वपूर्ण कार्य था वो अकबर के जो जीवन में रूहानी जो पहलू था उसको उजागर करना था। अकबर की सुलह कुल की नीति को लोगों तक समझाना था और बादशाह के व्यक्तित्व की महानता को मनवा देना था, यानी बादशाह की जो महानता है उसको लोगों को मनवा देना उसका काम था। इस किताब के उद्देश्यों में शामिल अबुल फजल का विचार भी बादशाह खुद ही देन है, इसलिए उसने चंगेज खां को एक खास रूहानी अंदाज में बयां किया। अकबर अबुल फजल की नज़र में एक बादशाह को कहीं महान था। उसने उसे इंसान कामिल माना जिससे कोई गलती न हो सकती थी, और उसके सामने एक मिशन था, यानी उसने अकबर को इतना बताया कि बादशाह से कभी गलती नहीं हो सकती, वह एक रूहानी ताकत रखता है।
अबुल फजल ने पुराने इतिहासकारों के लेखन को अंदाज रद्द किया, जबान की बनावट और शब्दों के घुमाव फिराव का भी खंडन किया। उसने दावा किया कि उसका अंदाज अछूता और निराला है। उसने दरअसल शास्त्र की भाषा और अंदाज को ऐतिहासिक ज़रूरत पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। 7 साल की मेहनत के बाद अबुल फजल ने 1597 से 1598 में अकबरनामा पूरा करके अकबर के सामने पेश किया। यह 3 जिल्दों में बटा है। तीसरी जिल्द आईन अकबरी है। पहला किस्सा अकबर की पैदाइश के तफसील बयान से शुरू होकर 15 सितंबर 1572 पर खत्म होता है, यानी अकबर के जीवन के 30 सालों का इतिहास इसमें मौजूद है। दूसरे दिलचस्प विषय जिनमें कई हिस्सों में जिक्र किया गया है वह सृष्टि की रचना, विभिन्न धर्मों की विचारधारा, आदम और दूसरे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है अकबर के पूर्वजों का हाल। दूसरे हिस्से में अकबर की तख्तशीनी 46 वर्ष तक हालात। तीसरा हिस्सा यानी आईन अकबरी अकबरनामा की जान है। इसमें अबुल फजल ने के इल्मी मयार, तहकीक की गहराई और तारीख सूझबूझ का अंदाज होता है। उससे 5 हिस्सों में पहले हिस्से में 10, दूसरे में 30, तीसरे में 16 आईने हैं। चौथे हिस्से में हिंदुस्तान की जातियाँ, ऋतुएं, फल, कुदरती सौंदर्य का जिक्र है। हिंदुओं के फलसफे, राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक जीवन और उनकी न्याय प्रणाली आदि विषयों पर प्रकाश डाला है। आखिर में हिंदुस्तान के संतों और खूब विदेशी सूफियों की जीवनियाँ इसमें दी गई है। 5वें हिस्से में सिर्फ 2 अध्याय हैं जिनमें अकबर की कहावतें और अबुल फजल की आत्मकथा है। आईन अकबरी का शासन प्रणाली को साफ साफ बयान करती है, लेकिन अबुल फजल का फलसफाना अंदाज उसकी मदद के लिए उसने शासन प्रणाली में रूहानियत का असर दिखाई देता है, किताब को कठिन और गैर दिलचस्प बना देता है। अबुल फजल से पहले अमीर खुसरो ने भी किताब नृपसिंहार में ऐसा विषय से पेश किया था। आईने में हिंदुओं और उनके नज़रियात को नए सिरे से समझाने की कोशिश की गई है। अल बरूनी की किताब अरबी में होने की वजह से आम लोगों के लिए कम फायदेमंद थी। जो फारसी में कोशिशें की गई वह अबुल फजल के मयार पर नहीं उतरी। तथापि अबुल फजल संस्कृत के से वाकिफ न था, लेकिन उसने तहकीक की कठिनाइयाँ झेलकर उससे उत्साह के सबूत दिए। उसने हिंदुओं को धार्मिक, मेहमान नवाज और उदार बताया। उसने गंभीरता, ईमानदारी और शराफत का उजागर किया। अल बरूनी की तरह अबुल फजल भी हिंदुस्तानी एकेश्वरवादी को मानता था। विभिन्न धर्मों के परस्पर मतभेद होने के कारण बताए जिस भाषा को भिन्नता, जिसमें कारण एक दूसरे की भाषा को समझना नामुमकिन हो गया था। दूसरे व्याख्या करने वाले नालायकी, तीसरे मुख्तलिफ लोगों से एक दूसरे को समझने का उत्साह, चौथे तंग नजरी और खोज का जज्बा न होना, 5वें तासुब का न छोड़ना, पुरानी रवायतें नजरियों की कट्टरता से न मानना आदि मानों में इसने किया है। अकबरनामा से जाहिर होता है कि अबुल फजल ने अकबर को हीरो माना है। उसे इंसान कामिल साबित करने के लिए हिंदुओं और मुस्लिम रवायतों का जगह जगह फ़ायदा उठाया है। मिसाल के तौर पर हिंदू और मुसलमानों के इसके अकीदे की अजीबोगरीब वाक़यात पेश किए हैं। अबुल फजल ने पूरा लाभ उठाया। अकबर के साथ पैदाइशी के साथ साथ ऐसी निराली घटनाएं जोड़ी है। अकबर के हर हम अमल को किसी न किसी तरह लेखक ने निभाने की कोशिश की है। बचपन में उसकी तालीम का ठीक प्रबंध न होना, अशिक्षित रह जाना, इस विचारधाराओं को मजबूत और मकसद था तथा अकबर की नीतियाँ खुदा की मर्जी और मदद का नतीजा समझकर हमेशा शहंशाह का फरमा बदार रहे। अकबर की मस्त हाथियों को पालना और उसे काबू में कर रखना खुदा की दी हुई ताकतों का नतीजा बताया। यह साबित किया गया कि उसे इंसान कामिल की फरमा बरदरी और इंतहाई लाजमी वाजिब है। इस तरह अबुल फजल ने तवसूक की जवान का फ़ायदा उठाकर अकबर के व्यक्तित्व को एक आम इंसान से कहीं ज़्यादा ऊंचा उठाने की बात उसने कही है। अकबर की विजय को चंगेज, हलाकू और तैमूर से नहीं जोड़ा गया। अकबर की विजय का मकसद यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों पर उसकी उदारता, सहनशीलता, न्याय, अमन पर आधारित शासन प्रणाली का फ़ायदा पहुंचा सको। अबुल फजल ने रिवायती शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे मुहावरे और जिनसे जरा भी धार्मिक कट्टरता नहीं झलकती है नज़रअंदाज कर दिए गए। बादशाह के पक्ष में लड़ने वाले मुजाहिदान-ए-इस्लाम, गाजियान-ए-इस्लाम के बजाय मुजाहिदीन-ए-इकबाल और गाजियान-ए-दौलत कहा गया। उन्हें शब्दावली का इस्तेमाल मध्यकालीन इतिहास की शैली का एक नया अंदाज था। अबुल फजल ने पुराने लेखकों के नज़रियों का खंडन किया कि हिंदुस्तान का इतिहास हिंदू धर्म का परस्पर टकराव से भरा है। उसका ख्याल में स्थिरता और एकीकरण लाने वाली शक्तियाँ को उन ताकतों से टकराव है जो उन्हें नष्ट कर देना चाहती थी। टकराव, कट्टरता, जहालत और तंग जहीनी
का लेखक ने जोरदार खंडन किया है। चाहे वह मुसलमान हो या हिंदू, राजा टोडरमल की ईमानदारी, हिम्मत, काबिलियत की तारीफ करता है, लेकिन कट्टरता का विरोध करते हुए लिखता है कि अगर उसने विचारों पर अड़ा न रहता तो उसका शुमार महात्माओं में होता। अगला है तबाकते अकबरी। तबाकते अकबरी तबाकते अकबरी। तबाकते अकबरी, इसके लेखक निजामुद्दीन अहमद। अहमद थे और उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। निजामुद्दीन अहमद, उनके पिता का नाम ख्वाजा मोहम्मद मुकीम हरवी था, जो बाबर का दीवार बयूता था। हुमायूं और अकबर के ज़माने में भी उसने अजीम खिदमत अंजाम दी। निजामुद्दीन एक पढ़ा लिखा और मिलनसार आदमी था और तबके और नज़रिए के विद्वान के साथ उसका ताल्लुक था। बहुत से हमलों को वह अकबर के साथ रहा, मतलब अकबर ने जब हमला किया तो वह अकबर के साथ था। उसने गुजरात में बख्शी के पद पर काम किया और मालवा और अजमेर में भी ऊंचे ओहदों पर नियुक्त रहा। ऐसे में उसे हालात की व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने में काफ़ी मदद मिली। तारीख अल्फी लिखने वाले बोर्ड का सदस्य भी रहा, यानी तारीख अल्फी जो मैंने पिछली बार बताया था इसी में कि 1,000 वर्ष पूरे होने पर अकबर ने एक ग्रंथ की रचना करने के लिए कहा और एक बोर्ड बनाया और उन्होंने तारीख अल्फी एक पुस्तक लिखवाई और उस बोर्ड में यह भी एक सदस्य रहा और वह एक मशहूर इतिहासकार और समझदार अधिकारी था। 1594 में उसकी मृत्यु हो गई। यानी इसने भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, तबाकते अकबरी, जिसमें अकबर ने जो ग्रंथ लिखवाया उसमें तारीख अल्फी उसमें भी यह बोर्ड में सदस्य था, अतः इसका वर्णन भी महत्वपूर्ण है। तबाकते अकबरी हिंदुस्तान की साधारण तारीख है। यह 9 हिस्सों में विभाजित है। सलातीन ए दहली और मुगलों के हाल पहले 2 हिस्सों में दिया गया है। दक्कन, गुजरात, मालवा, बंगाल, कश्मीर, जैनपुर और मुल्तान के हालात बाकी हिस्सों में दिए गए हैं। निजामुद्दीन ने अकबरनामा और आईन अकबरी से पूरा फ़ायदा उठाया और इसके अलावा उसने 28 दूसरे ग्रंथों का हवाला दिया, लेकिन उनमें बहुत से अब उपलब्ध नहीं हैं। बाबर के हालात ज़्यादातर बाबरनामा के लिए हैं। उसने अपने पिता की जानकारी का पूरा फ़ायदा उठाया। हुमायूं और अकबर के हालात काफ़ी हद तक तारीख अल्फी के लिए हैं। अबुल फजल की चापलूसी और बदायूनी की घृणा और कट्टरता के बीच निजामुद्दीन ने अपने लिए एक नया रास्ता बनाया। अकबर के काल में एक समझदार और इंसाफ पसंद इतिहासकार यह रहा है। यानी इसने जो ग्रंथ लिखे ये अलग अलग पदों पर नियुक्त भी रहा, अकबर के साथ में भी रहा, अतः उसने तबाकते अकबरी लिखकर अकबर की गाल की घटनाओं को भी वर्णन किया है। नेक्स्ट है मुंतख्वाब उत तवारीख। मुंतख्वाब उल तवारीख इसका लेखक है अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी इसका पूरा नाम है। अब्दुल कादिर बदायूनी की मुंतख्वाब उत तवारीख मुगल काल की एक अहम तारीख है, यानी किताब है। अकबर के इतिहासकारों के 3 तबके हैं। पहले वे लोग जो अकबर को हीरो मानकर चले, जैसे अबुल फजल, उनके लिए अकबर की हर हरकत काबिल तारीफ है, हर काम मशीयत ए इलाही का मजहर था। दूसरी किस्म के वे लोग थे जो अकबर की तारीफ से इंतहा पसंदी का शिकार नहीं हुए और हालात को गैर जानिबदारी की जांच और परखा है, और निजामुद्दीन अहमद है। तीसरा लेखक फिर इंतहा पसंदों का ही है, जिन्होंने अकबर की मुखलियत, मुखलिफत और रवैये को काट कर अपना मकसद बनाने के लिए इतिहास लिखा है। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी का नाम इसी फहरिस्त में शामिल है। उसने न सिर्फ अकबर की मुखालिफत की है, बल्कि उसने हर उस अमल को आलोचना भी की है जिससे गैर मुसलमानों की सिरपरस्ती झलकती है। बदायूनी के ख्याल में वह मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी थी, यानी बदायूनी ने अकबर के ज़माने की खूब आलोचना की है। फिर मुसलमानों की ही तमाम ऊंचे पदों पर बादशाहों की इनायतों के अकेले हकदार थे।
एक आम तारीख आदमी तवारीख पढ़कर बदायूनी को नज़रअंदाज कर सकता है, लेकिन इतिहासकार के लिए बदायूनी की गैर मौजूदगी अकबर के काल की जानकारी हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बदायूनी के विचार में हम न तो पहुँचते हैं और न ही सबका नज़रअंदाज या अंदाज नहीं लगा सकते। अकबर की उदारता, धर्मनिरपेक्षता का क्या असर हुआ, ये सब हमें बदायूनी के ग्रंथ से ही मालूम होता है। इसमें शक नहीं है कि बदायूनी ने उल्लेमा का नज़रिया को उजागर किया, लेकिन यह भी एक अटल सच्चाई है कि उसने अपने समय के उल्लेमाओं से असंतुष्ट था, यानी उसके समय जो उल्लेमा थे उनसे वह असंतुष्ट था। उसे बनावट से सख्त नफरत थी। उसने अपनी काबिलियत, ज्ञान और समझदारी पर नाज था। उसे जमाने से शिकायत थी जिसकी उसको कदर नहीं की। अब्दुल कादिर का जन्म 1540 में टोडा राजस्थान में हुआ था। उसके पिता का नाम मुलूक शाह था। उसने शेख हातिम समाली, शेख अबुल फतेह और शेख मुबारक से जैसे बड़े विद्वानों से शिक्षा प्राप्त की, अबुल फजल के पिता जैसे। शेख मुबारक की तालीम का बदायूनी पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1565 से 1606 तक वह पटियाला गया और 9 साल तक हुसैन खां टुकड़ैया का मुजालिम रहा। हुसैन खां जैसे कट्टर मुसलमान की संगत ने भी हमारे लेखक को अमिट छाप छोड़ी, यानी जिसके संगत में रहा उस वह कट्टर था, तो उसकी कट्टरता भी इनके पास आ गई। 1574 में बदायूनी आगरा आया। अकबर की सेवा में दाखिल हुआ और वह जमाना था कि बादशाह अपनी दिमागी उलझनों का हल ढूंढने के लिए आदमियों, किताबों और विचारों की तलाश में था। इमाम बना दिया, तलाश में था और 1575 में उसे इमाम बना दिया। 1000 बीघा जमीन मदद बादशाह के तौर पर मिली। इबादत खाना में बदायूनी ने बनावट पसंद उल्लेमा का अजीज कर दिया और अपनी जिहानत और ज्ञान से बादशाह को प्रभावित किया। मगर अबुल फजल का बढ़ता हुआ असर बदायूनी के दिलो दिमाग पर चमचोड़ता रहा, यानी अबुल फजल अकबर की नज़र में चढ़े हुए थे, अतः इनके यह चढ़ नहीं हुआ है, तो यह इस बात को लेकर इसके मन में कचोटता रहा। अबुल फजल और उसके भाई फैजी को अपनी तरक्की में रुकावट के कारण अकबर के जन्म में इस्लाम के फेरने का जिम्मेदार करार दिया, यानी इन दोनों को इस्लाम के विरुद्ध फेरने का जिम्मेदार इन्हें ही बताया। वह अपने को शरीयत का हिमायती, लड़ने वाला एक सिपाही मानता था। उसके ख्याल में अकबर और अबुल फजल ने इस्लामी दुश्मनी पर कमर कस ली थी। उसका ये ख्याल उसकी तंग जहनी और धार्मिक कट्टरता का नतीजा है। तवारीख उसकी कट्टरता की मिसाल से भरा पड़ा है। यह पूछने पर कि वह राणा के खिलाफ लड़ाई में क्यों शरीक होना चाहता था, बदायूनी ने कहा था कि वह काफिर को खत्म करना चाहता है, यानी महाराणा प्रताप के विरुद्ध भी यह आया था लड़ाई लड़ने के लिए। इस कट्टरता के बावजूद बदायूनी महज भी लोगों से हमदर्दी रखता था, जबकि कट्टर उल्लेमा का तबका उनकी जड़ें खोदने में लगा था। यह शेख मुबारक की सोहबत का असर कहा जा सकता है। शेख नियाजी, शेख अल्लाही जैसी महत्वियों के बारे में उसके विचार महान थे। शेख मुबारक का जिक्र बदायूनी ने हमेशा आदर के साथ किया है और उसकी मौत की तारीख शेख के कामिल निकली है। बदायूनी ऐसे ज्ञानियों और विद्वानों से नफरत करता था जो दुनिया की चमक दमक, शक्तियों और धन के लोभी थे, धर्म के लोभी थे। इसलिए अब्दुल्ला सुल्तानपुरी शेख अब्दुल नबी की उसने आलोचना भी की। दूसरे गैर मुस्लिमों को देखते हुए अम्बेर के कछुआओं के साथ बदायूनी के गैर बेहतर नजर आता है। कछुआओं ने अपने धर्म पर डटे रहने और दीन इलाही कबूल न करने की प्रशंसा की है। बदायूनी मिर्जा कामरान के बेटे अब्दुल कासिम का कत्ल को बयान नहीं करता, शायद इसलिए कि वह खून एक कच्चा हुआ सरदार ने अकबर के हुक्मों पर किया था। बदायूनी नहीं चाहता था कि उसी की कलम से यह छींटे उस कच्चा हुआ सरदार के दामन पर पड़े, जबकि अकबर पर इल्ज़ाम लगाने का कोई मौका वह हाथ से नहीं खोना चाहता था, यानी अकबर पर इल्ज़ाम लगाने का यह एक भी मौका नहीं खोना चाहता था। किंतु कछुआओं ने जब कोई हत्या करवाई थी अकबर ने कामरान के बेटे की, अब्दुल कासिम की, तो इसने उसको कलमबंद नहीं किया। बदायूनी जैसी जहनियत वाले मुसलमान के लिए 1575 का समय शुभ नहीं था। इस समय शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किए, जैसे दाग प्रथा, जागीरों की जब्ती, लगान वसूल करने का नया तरीका, ज़मीन नापतोल पर आधारित मदद माशा, ज़मीनों पर पाबंदी वगैरह। इन सुधारों का खास तौर से मदद माशा से संबंधित था। सुधारों का इस तबके पर भी बुरा असर पड़ा, क्योंकि 1000 बीघा जमीन उनको मिली हुई थी जिसमें बदायूनी का सीधा ताल्लुक था। उसके लेखों में उनकी प्रतिक्रिया जाहिर होती है। 1564 का जमाना उस समय बहुत रास आता है, क्योंकि उस वक्त मदद माशा के बारे में अकबर बहुत उदार था, यानी 64 में तो उदार था, 75 में वह उदार नहीं रहा, तो उसने उस अकबर की आलोचना की। शुरू में इबादत खाना बदायूनी
को नागवार गुजरा, लेकिन 1579 में जब हर मजहब और फिरके के लोग यहाँ बुलाए जाने लगे तो हमारे लेखक उसको बर्दाश्त नहीं कर सका। वक्त के साथ साथ अकबर इंतजामात के मामले में बहुत सख्ती बरतने लगा। नई नई नीतियाँ बनाने और लागू की जाने लगी, जिनका असर देश के आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था पर पड़ा। पुराने विचारों और कट्टर जहन रखने वाले लोगों के लिए इन हालातों में साथ समझौता करना मुश्किल हो गया था। बदायूनी ने प्रशासन का कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ अबुल फजल ने अकबर की हिमायत की, बल्कि नीति को लागू करने में भी अहम भूमिका निभाई। उसकी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की ने हमारे लेखक को ईर्ष्या में झोंक दिया। यानी बदायूनी है, ये अबुल फजल से ईर्ष्या करता था। अकबर हमेशा अबुल फजल की बातों को, या अबुल फजल हमेशा अकबर की अच्छाइयों को उजागर कर रहा था, तो वह बदायूनी को ये बातें पसंद नहीं थी, क्योंकि एक तो मदद माशा की घूमी, दूसरे अनेक जो धर्मावलंबी थे उनको बुलाकर उनसे साथ चर्चा कर रहे थे। यह बात हमारे हसद, जो हमारे लेखक हैं, उनको हसद यानी ईर्ष्या का कारण बनी और उसने आग में घी का काम किया। अकबर के खिलाफ उसका गुस्सा दुगना हो गया। बदायूनी ने अपनी तवारीख 1590 में लिखना शुरू किया। वह समय था जब उसे यह यकीन हो चुका था कि एक दल इस्लाम की बेइज्जती करने और जड़ से खोदने में लगा है। खुद बादशाह उसका नेतृत्व कर रहा है, यानी अकबर के बारे में लिखा। इसके अलावा बदायूनी ने अकबर की एक किताब खिरदर फजा खोदी थी, जिससे बादशाह नाराज हो गया। यानी अकबर की एक पुस्तक थी जो इन्होंने खो दी थी, इसलिए बादशाह इनसे नाराज हो गया था। उसे बादशाह की खिदमत में हाजिर होने की इजाज़त नहीं दी गई, यानी बादशाह के सामने उसको आने की मनाही कर दी। इससे भी उसका गुस्से में इजाफा हुआ, यानी अकबर इससे गुस्सा थे क्योंकि उसने एक किताब खो दी और नेक्स्ट ईयर अकबर के बारे में विरोध भरी बातें ही लिखता था। इस प्रकार हमने फारसी जो साहित्य हैं उनके बारे में, जो सेकेंड अपनी क्लास थी उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की, जिसमें बहुत से जो लेखक हैं, जिनमें अकबरनामा, तबाक़त अकबरी, वाक़ियात उल तवारीख, बदायूनी की किताब का बड़ा विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आगे भी ये क्लास जारी रहेगी। आपको निश्चित रूप से इसमें बहुत ही अच्छी बातें सुनने को और देखने को मिलेगी, तो आप इन क्लासों को ज्वाइन करते रहिए और इनका फ़ायदा उठाइए। नेक्स्ट इसमें जो बची हुई जो धर्म ग्रंथ की जो पुस्तकें हैं वो हम अगले अध्याय में लेंगे और उनका विस्तृत पूर्व से परिचर्चा जारी रखेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।